Uh, this is our fourth lecture of NCERT सार संग्रह। और इस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश कालीन जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ थी, यानी जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंसिक्वेंसेस और जो लॉज थे, नीतियाँ थी, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक। आपने देखा कि कैसे 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो है वो भारत की दशा बदल गई। यानी अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो गई, जिसमें ना केवल जो है ना केवल इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकल भी जो है अपनी सत्ता उसने, यानी राजनीतिक तौर पर भी जो है अपनी सत्ता को जो है स्टेबल कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। पृष्ठभूमि समझ में आ गया। अब आगे इस बुक में, इस चैप्टर में क्या लिखा है देखते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ वीडियो आप देखेंगे नहीं, बल्कि आपको पूरा A to Z इसमें याद भी करवा देंगे। निमोनिक्स और चीज़ों को रिलेट करके, कोरिलेट करके याद करवा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहली बात कि अंग्रेज का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था, तो वो इलाहाबाद की संधि के पश्चात 1765। आपने पढ़ा ना कि इलाहाबाद की प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इलाहाबाद की दो संधि हुई कब, बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई इलाहाबाद की। एक 12 अगस्त को हुई थी, ठीक, और एक हुआ था 16 अगस्त को। एक हुआ था मुग़ल बादशाह के साथ और जो मीर जाफ़र थे उनके साथ, और दूसरा जो हुआ था अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला, उनके साथ हुआ था। ठीक है, तो आपने पढ़ा था। तो जैसे कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने भले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो मिला था इन लोगों को, ये इलाहाबाद की संधि यानी बक्सर के युद्ध के बाद ही हुआ था। ठीक, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, उस दिन पढ़े थे, मतलब पीछे वाले लेक्चर में हमने, कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में की गई थी। फिर 1773-74 में जो है 1772 में, सॉरी 1772 में जो है अब फिर वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटा लिया जाता है। ठीक, इतना हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर है 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है। अब है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, यानी कि इसने जो है 1773 के जो अधिनियम था, ठीक है, 1773 का जो एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट 1773-74 का, तो उसमें जो है उसके द्वारा जो है इसने एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कोलकाता में। ठीक है, इसी वजह से, और फिर एलिजा एम्पे वहाँ की उस कोर्ट की जो है मेन चीफ जस्टिस रहती है। तो सॉरी, एलिजा एम्पे जेन्स थे, तो वो रहते हैं। ठीक, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता इसी वजह से वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे जो है चार्टर्ड एक्ट 1773 आया। सॉरी, चार्टर नहीं, इट्स रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट ही था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। फिर वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। एक्ट कौन, अगर पूछे कौन से एक्ट के द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा, वहाँ 74 मत मारिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक्ट कौन सा था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और जो स्थापना कब हुई थी वर्ष पूछे तो 1774। ठीक है, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा एम्पे जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक, इतना याद हो गया।
उसके बाद है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई थी, ये भी पूछ सकता है। तो आप दिल्ली नहीं मारिएगा, उसमें कोलकाता मारिएगा, ठीक। उसके बाद है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, कॉर्नवालिस जो है वो पुलिस सेवा का भी और जो सिविल सर्विसेज है उसके भी जन्मदाता माने जाते हैं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस, आप कमेंट में बताइएगा। सो पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही हुआ था। और एक और क्वेश्चन मैंने जो है मॉक में देखा था, शायद PYQ था या मॉक था, आई डोंट नो। तो क्वेश्चन था कि सबसे पहले जो है सिविल सेवक की जो नियुक्ति है उसमें भारतीयकरण, यानी जो भारत के लोग को जो है ही सिर्फ सिविल सेवक बनने का अधिकार होना चाहिए, सबसे पहले मांग किस में रखी गई थी। तो 1885 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जब कांग्रेस बनी थी, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में जो हुआ था। पहले पुणे में होने वाला था, जो कि वहाँ पे प्लेग के कारण जो है ये मुंबई में होता है, सॉरी बम्बई में होता है। तो यहीं पे सबसे पहले जो है ये मांग रखी गई थी कि सिविल सेवक जो है वो भारतीय होने चाहिए, भारतीयकरण पर जोर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन था, तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। सो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 1863 में पहले जो भारतीय ICS, यानी उस समय जो ये वाला पोस्ट था, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो के अधिकारी जो थे, ठीक है, उस समय सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। फिर इनको जो है हटा दिया गया था कुछ रीज़न के कारण, ठीक है। और फिर जाके एक और भी व्यक्ति बनेंगे आगे चल के, ये भी बने थे, सॉरी सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, जो फिर रिज़ाइन सब दे दिए थे। तो अगर पूछा जाए कि 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त हुआ था, तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये जो है परीक्षा देने के लिए बाहर ही गए थे। भारत में उस समय जो है सिविल सेवा की परीक्षा नहीं होती थी, ये बाहर गए थे। अब वहाँ फिर इन्होंने देकर निकाला था। तो कब, ये डेट भी पूछ सकता है कि कब, तो 1863 में, 1863 में जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद है, अब देखिए कुछ कमीशंस हैं जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, और उसके समय गवर्नर जनरल कौन थे और किस वर्ष आया था। आपको पता होगा कि जो 69th PPSC हुआ था, उसमें बहुत सारे जो है गवर्नर जनरल को कोट करके दिया था, और उसके समय में कौन कौन सा चीज़ बना था या कौन कौन सा आयोग और क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसका जो है कोडिंग करने के लिए दिया था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है BPSC बहुत बना रही है, क्रोनोलॉजी और प्लस कि कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसी वजह से इसको याद करना ज़रूरी है। अब इसमें देखिए दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा, एचिंसन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। वहाँ पे ऑप्शन में शिक्षा डाल देगा, फिर खेती डाल देगा, फिर जो अकाल है वो डाल देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे जिसमें आप पागल हो जाएंगे कि एचिंसन आयोग सुना भी नहीं होगा, और जल्दी लूसेंट सब में तो ये सब मिलता भी नहीं है। स्पेक्ट्रम में हो सकता है एचिंसन आयोग, एचिंसन कमेटी के बारे में, बट यहाँ पे भी दिया हुआ है NCERT में। तो एचिंसन आयोग सबसे पहले 1886, आपको पता है ना 1886 में क्या हुआ था। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके एक साल के बाद आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था कि 1885 में जो है भारतीयकरण पर जोर दिया गया था, कि मतलब सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें भारतीयों को सबसे ज़्यादा नियुक्ति हो और भारत में ही कराया जाए। इस तरह की कुछ प्रस्ताव थे, जिसके कारण इस आयोग को बनाया गया एग्जामिन करने के लिए और क्या क्या चीज़ें इसमें है। इसी वजह से 1886। अब एचिंसन को याद कैसे करें, ठीक है। उसके बाद है
हाँ, तो एचिंसन को और उस समय जो जो गवर्नर जनरल थे वो डैफरिन थे, सॉरी लॉर्ड डफरिन थे। तो आपको पता ही है 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय डफरिन ही थे, डफर था व्यक्ति, इसी वजह से कांग्रेस की स्थापना होनी थी। बस मैं न्यूमोनिक्स से करवाने रिलेट करवा रही हूँ, बाकी जो भी हो। तो डफर थे, इसी वजह से 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना, सॉरी हाँ, कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाए थे डफरिन। तो अब 1886 में जब ये बन रहा है चिंसन आयोग, तो उस समय भी तो लॉर्ड डफरिन ही होंगे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है फिर है इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग का भी संबंध जो है वो सिविल सेवा से ही है। ठीक है, और ये कब बना था? 1912 में। 1912 में बना था, और इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इस्लिंगटन आयोग 1912, इस्लिंगटन आयोग जो है, इस्लिंगटन कमिटी। अब देखो, जैसे ये याद करना है, अभी एचिंसन पढ़े, इस्लिंगटन, दोनों ही जो है साउंड सेम कर रहा है, इस्लिंगटन। देखिए, जैसे सिविल सेवा होता है ना, कि कोई भी अगर यूपीएससी में और आईएएस बन जाता है या फिर यूपीएससी में अच्छे रैंक को ले आता है, तो बहुत सारे जो रिलेटिव नहीं भी उसको पूछ रहे हैं ना, बहुत सारे रिलेटिव उसके बन जाते हैं उस ऑफिसर के। अरे ये तो मेरा जो है मतलब सोसाइटल में बता रही हूँ ऐसे, कि सोसाइटी का ये नियम है कि जो जो व्यक्ति जो है सक्सेस कर रहा है उसके पीछे सब रहेंगे। और पीसीएस सब बन जाना, या जो अधिकारी मतलब यूपीएससी कर लेना, सिविल सेवा में आ जाना, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है पीछे लिंक लगाते हैं कि तुम मेरा पैरवी कर दो, या फिर कोई भी जो कुछ भी करवाना हो, पैरवी या कोई काम करवाना है, तो फिर याद करते हैं। तो लिंक बना के हमेशा रखना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा जो है ऑफिसर्स अपने मतलब नहीं भी रिलेटिव है फिर भी उसको रिलेटिव बना दिया। पहले भले ही उसको 100 ताने मार रहा है कि ये व्यक्ति अभी तक नौकरी नहीं ले पाया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो सिविल सेवा में जाएगा तुरंत ही ये लोग जो है पूरा फिर अच्छा अच्छा बोलने लगता है। ये तो व्यक्ति कैंडल जला के पढ़ता था, देखने से ही लगता था कि ये ऑफिसर बनेगा। ये सब चीज़ें होने लगती है भारत के सोसाइटी में, स्पेशली बिहार में। ठीक है, तो इस्लिंगटन मतलब ऐसे ही लिंक जोड़ कर जो है सिविल सेवा में जो है सिविल सेवा के अधिकारी से ऐसे ही लिंक जोड़ा जाता है। इस्लिंगटन इज ऐसे ही लिंक जोड़ा जाता है सिविल सेवा के अधिकारियों से। ठीक है, और ये चीज़ जो है चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड काम हो, लेकिन वो करवाने का ही ठान लेते कि इसको करवाना ही है 1912 में। ठीक है, 1912 में जो है हार्डिंग, यानी कि हार्ड ही तो है, किसी से पैरवी तुमको करवाना है, तो ये चीज़ तो कोई, अगर तुम पैरवी करवाओगे तो बहुत सारा पैसा भी लगता है, अगर तुम्हारा चिन्ह परिचय का नहीं हुआ तो। लेकिन अगर परिचित है तो फिर फ्री में कर देगा मैक्सिमम। तो ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग यानी हार्ड काम है किसी से लिंक लगाना, इसी वजह से अपना नहीं भी करता है तो दूसरे से लिंक जोड़कर कि ये मेरा ये है वो है, इस तरह करके जो है सिविल सेवा। आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद है ली आयोग। ली आयोग तो बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत पीवाईक्यू में आया है ली आयोग। इसका डेट भी याद रखना ज़रूरी है, 1913। ठीक है, सॉरी 1923। और आपको पता है जो ली होता है, ली तो अब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिंक अभी हमने पढ़ा ना, लिंक यहाँ भी था, सॉरी लिंक लगाता है, ऐसे ही लिंक लगाता है, वैसे ही ली हो गया। ली मतलब लिंक किससे? सिविल सेवा से। यानी हमने 3 आयोग पढ़ा, एचिंसन, इस्लिंगटन और ली आयोग। तीनों में जो है साउंड कर रहा है कि लिंक लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद, और ये कब बना था? तो 1923, 1923। ठीक है, 1923 में बना था। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। अब देखो कि कोई भी जो आईएएस बनता है या फिर जो अधिकारी बनते हैं तो वो बहुत पढ़ता है भाई, पढ़ के
इतना पढ़ता है ना कि तभी उसका जो है सिविल सेवा में हो सकता है। अगर नहीं कोई, अब आप ग्रुप डी भी निकालोगे तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इतना इतना कंपटीशन हो रहा है, इतना इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो पढ़ने का कमी नहीं है और रिसोर्सेज बहुत हैं। इसी वजह से गांव देहात सभी जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ली आयोग जो है यानी जो सिविल सर्विसेज से संबंधित था वो लॉर्ड रीडिंग। 3 आयोग पढ़ा, एचिंसन पढ़ा हमने। और एचिंसन तो पता ही है ना कि 1886 में सबसे पहला आयोग बना था ये, सोचिए तो, क्योंकि 1885 में हम बताए ही थे कि मांग रखा था कि भारतीयकरण होना चाहिए सिविल सेवा का। और 1886 में हुआ था, यानी डफरीन के समय में हुआ था। 1885 में तो यही ना था डफरीन, तो 86 में भी यही था। अब इस लिंकटन तो समझ में आ गया 1912 कि ऐसे ही लिंक लगाना बहुत हार्ड हो जाता है अगर सिविल सेवा में नहीं हो तो। उसके बाद ली आयोग लिंक 1923, ये भी याद रखिएगा 1923, और लॉर्ड रीडिंग। पढ़ना पड़ता है तभी जो है लिंक लग के, मतलब नौकरी होता है भाई, सिविल सेवा तभी हो सकता है, इस सिलेक्शन हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का जो है प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया। अभी हमने पढ़ा ना ली आयोग, जो ली आयोग के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था, ली आयोग बना था, और इसी ने जो है बताया था कि जो है भारत में एक कमीशन गठित किया जाना चाहिए, यूपीएससी जैसा संघ जो है बनाया जाना चाहिए, जो कि जो है जो भी एग्ज़ाम्स है और जो भी प्रशासनिक कार्यविधि है उनको वो लोग वो करेंगे, उसको निभाएंगे, ठीक है। तो ली आयोग के ही सुझाव पर, रिकमेंडेशन पे 1935 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक, ली आयोग के रिकमेंडेशन पे। एक बार रिकॉल करिए, पहला कौन था, सबसे पहला जो है एचिंसन था, फिर इस्लिंगटन था, उसके बाद ली था, तीनों याद रखिएगा। उसके बाद है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये जो व्यक्ति है, इन्होंने पुलिस सेवा का भी जनक और सिविल सेवा का भी जनक है कॉर्नवालिस। और इसी के टाइम पीरियड में जो है स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है की प्रणाली शुरू की गई थी, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन तीनों क्षेत्र में थी। तो याद रखिएगा, जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगर इसको तो याद ही होगा, लेकिन मैं फिर अगर रिलेट कर पाती हूँ तो बता रही हूँ। देखो, अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, अस्थाई चीज़, कोई भी चीज़ परमानेंट क्या होता है, परमानेंट चीज़ होने के लिए हमें जो है हमेशा अपने कानों को एकदम खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है, कानों को खोल कर रखना पड़ेगा। और कान में जो है, कान को खोल के रखना पड़ेगा हमेशा, कोई भी चीज़ स्टेबल करने के लिए, परमानेंट करने के लिए कानों को खोल के रखना होगा। हर तरह से आँखों को, कानों को खोल कर देखना होगा कि हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है क्या नहीं। इसी तरह मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो लोग ये सब कान खोलकर जो है स्थायी बंदोबस्त, वो लोग जो है जाके, जो ज़मींदार थे, ज़मींदारी वसूली करते थे परमानेंट सेटलमेंट का, तो जाके जो हमारे ज़मींदार थे वो गरीबों को, किसानों को बोलते थे कान खोल के सुन लो। अगर ये ना पता है, एक अस्थाई बंदोबस्त के बारे में ये भी था कि इसको ना सूरज ढलने के पहले ही पैसा या फिर जो भी है उसको पहुंचाना पड़ता था, ठीक है, जो रेवेन्यू या फिर जो भी देना है तो तुमको पहले सूरज ढलने के पहले ही पहुंचाना पड़ेगा। तो इसने कहा, जाके जितने भी ज़मींदार हैं उन्होंने गरीबों को कहा कि कान खोल के सुन लो, तुमको जो है अब फिर से मालिश लगाने नहीं आएंगे, मालिश करने नहीं आएंगे, तुमको पहले ही जो है पहुंचा देना होगा पैसा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, कान खोल के जो है सुन लो, ऐसा हाँ स्थायी बंदोबस्त। ना आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा फ़नी साउंड कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, याद करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना कुछ याद नहीं रख सकता है, एक लिमिट होता है, रोबोटिक पावर हमारे अंदर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने के समय में शुरू हुई थी। आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि जो हमारे वो थे टीपू सुल्तान, जो 1799 ईस्वी में मर गए थे, ठीक है, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जो है सहायक संधि मैसूर ने स्वीकार कर ली थी। यानी उसी समय ही जो है हमारा सहायक संधि वाला कहानी स्टार्ट होता है। और उस समय जो गवर्नर थे, आपने पढ़ा था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे सहायक संधि वाली कथा जो है शुरू होती है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि को शुरुआत की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। इम्पोर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा। अब आपको याद कराऊँ मैं, 1798 से आपको क्या याद आ रहा है? 1498 याद आ रहा है। 1498 जब जो हमारे वास्को डी गामा है वो समुद्री यात्रा की खोज करके भारत में प्रवेश किए थे, और ये 1798 है और सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसमें पता है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने मॉक और पीवाईक्यू में भी देखे हैं कि बहुत सारे जो सहायक संधि जो स्वीकार जिन्होंने किया था, जिस राज्य ने, उस राज्य को और फिर क्रोनोलॉजी मतलब सजाने के लिए बोला जाता है कि अरेंज करिए कि कौन सा राज्य ने पहले, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो है सजाने के लिए सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को जो है करने देता है। तो उस समय कंफ्यूज कर जाते थे, इसी वजह से सबसे पहले जो शुरुआत होगा वो हैदराबाद से होगा, ठीक है। हैदराबाद ही बहुत जो है उछलता था भाई, इसने हमेशा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की है, हमेशा से हेल्प की है। मैसूर वॉर हो या फिर कोई भी वॉर हो, उसमें ये बिना बोले ही जो है ये हैदराबाद हमेशा जो है सपोर्ट किया है उन लोगों को। तो हैदराबाद ही था जो कि 1798 ईस्वी में हमारा जो है उनसे मिला लेता है अपना हाथ। उसके बाद तो आपको पता ही है आगे कौन होगा, मैसूर होगा 1799 में, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, उसके बाद ही तो मिला था। तो 1799 में उसके बाद मैसूर होगा। उसके बाद है व्यापगत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो वो व्यापगत का सिद्धांत जो है या राज्य हड़प नीति, दोनों सेम ही है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब पता है, जो डल लोग होते हैं ना, डल लोग इन द सेंस खराब लोग ही जो है हर एक चीज़ को हड़पना चाहते हैं, याद रखिएगा। जो खराब लोग होते हैं, खराब आदमी, पूरे हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं जो एकदम गिरे हुए लोग होते हैं ना, वही चाहते हैं कि सब कुछ सबका हड़प ले, दूसरे का, पड़ोसी का जो है हड़प ले। तो हड़प नीति की शुरुआत डलहौजी, डल व्यक्ति था, इसी वजह से हड़पना चाहता था हर एक चीज़ को। नाउ ये कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है। भाई बहुत इसमें बहुत इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचा। ये नीति लाकर जो भी बच्चे थे उसको पहले ही मार देता था, और जो मतलब फिर उत्तराधिकारी का जो है, उत्तराधिकारी गोद लेने का भी परमिशन नहीं था। पहले ही ये लोग क्या करते थे, राजा के जितने रिलेटिव थे उनके साथ ये लोग जो है गुट बना लेते थे कि जैसे ही बच्चा हो राजा या रानी का, उसको पहले ही मार दो, होने से पहले ही मार दो और होने के बाद भी मार दो। तब जो है होगा ये कि वो पूरा खाली रहेगा, वहाँ गोद लेने की परंपरा भी नहीं रहेगी। उसके बाद जो है अंग्रेज के शासन के अंतर्गत आ जाएगा पूर्णतः। ऐसे तो आंशिक तौर पे था और पूर्णतः ऐसे आ जाएगा। तो हड़प नीति क्या था, तो इसके तहत जो है, और इसी के कारण से जो है 1857 की जो है विद्रोह होता है झांसी की तरफ से। जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके द्वारा इसी नीति के विरोध में, क्योंकि इन लोगों ने जो है इसी तरह उन्होंने जो दत्तक पुत्र लिया था उनको हटाने के बारे में बात कर रहा था, और फिर झांसी को हड़पने की नीति बना के रखी थी, जिसने बोला था कि हमको जो है साइन नहीं करना है। लेकिन फिर
बाद में जाकर उसको मिला लिया गया था ज़बरदस्ती, ठीक है। और इसी के जो है इसी ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि हमको जो है लड़ना है, झांसी की रानी जो है लड़ती है अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, ठीक है। तो हड़प नीति था, इसमें क्या कहा जाता था कि तुमको उत्तराधिकारी जो है गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, और ऐसे भी बच्चे को मार देते थे। हाँ, उत्तराधिकारी भी ना लो और बच्चे भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए। क्या ही बताया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनाओ किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? पता है, जो 1856 में ये हुआ था अवध का अधिग्रहण, और इसमें कहा गया था कुशासन के आधार पर, यानी कि अब उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, तो इसमें जो है कुशासन को भी शामिल कर दिया कि इसने एक आउटरम रिपोर्ट आई थी जिसके तहत कहा गया था अवध में जो है शासन की व्यवस्था सही से नहीं है, कुशासन चल रहा है, जिसके आधार पर डलहौजी ने इसको अवध को भी जो है इस हड़प नीति में हड़प लिया, ठीक है। तो कौन सा रिपोर्ट था? वो आउटरम का रिपोर्ट। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध का अधिग्रहण किया गया 1856। जस्ट 1857 के क्रांति के जस्ट एक साल पहले, याद रखिएगा, 1856, उसके बाद 1857, तभी अवध के जो नवाब थे और सब भी जो थे वो पूरा गुस्साए थे, ब्रिटिश अशांति हो गया था इस कारण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिस्टिंग की गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे बताया था कि क्रोनोलॉजी पूछता है, तो यही अगर इसको याद कर लेते हैं, ये पूरे लिस्ट को मैं याद करवा दूंगी, मुझे पता है कैसे करवाना है, तो फिर ये चीज़ आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करने में काम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा, जो वहाँ पे हमने पढ़ा था जो सहायक संधि, सहायक यानी सहायता, सहायक और सहायता। अगर सहायक और सहायता पूछा जाए, यानी सहायक संधि किसने शुरुआत की, तो सहायता कौन करता था ब्रिटिशर्स के, तो हैदराबाद करता था। तो आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि जो डॉक्ट्रिन लैप्स है, यानी जो व्यापगत का सिद्धांत है या हड़प नीति है, वो पहले हैदराबाद ने शुरुआत की थी, बिल्कुल नहीं, वो उसको नहीं मिलाया गया था, वो जो है सहायक संधि को स्वीकारा था, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि सहायक संधि स्वीकारने वाला पहला था हैदराबाद, यानी सहायक और सहायता, जिसने सहायता की थी वही तो सहायक संधि स्वीकारेगा। तो ये हो गया, इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हड़प नीति जो है इसको सबसे पहले जो अधिग्रहण किया गया था इसके तहत, वो था सतारा, ठीक है। सताकर जो है अधिग्रहित किया गया, सता लिया गया, मतलब बहुत सताया भाई इस राज्य को, बहुत सताकर जो है हड़प लिया गया। पहले तो सताया, इतना ब्लैकमेल किया, इतना टॉर्चर किया कि अंततः जो है सतारा ने कहा कि चलो तुम हमको पहले ही शामिल करवा लो, ठीक है। तो सतारा पहला राज्य था जिसने जो है हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया गया था, ठीक है। सतारा, जैतपुर और संबलपुर, सतारा, जैतपुर और संबलपुर, 1848, 49, 50, ठीक है, इतना सा याद रखना। जैसे देखो सतारा, जैतपुर, ठीक है, और फिर संबलपुर, दोनों में पूर आ रहा है, दोनों पूर, तो ये 1849 सबसे पहले सतारा, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद है पहले सतारा जो 1848 से शुरुआत होता है, 1856 तक अंत होता है। तो 1848 के तहत सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर, जहाँ जैतपुर आ रहा है पुर, वहीं संबलपुर, दोनों में पुर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों 1849 में, तो पहला स्टेट जो है वो सतारा हो गया, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को दोनों साथ में ही जो है हड़प्पा था। उसके बाद है तीसरा नंबर जो है वो है बघाट, ठीक है, बघाट है 1850 में। तो 1848 में एक सतारा, जैतपुर और संबलपुर, 1849-50 में जो है बघाट,
बघाट यानी अ, उसके बाद बघाट जो है अब देखिए इसको एक फ़नी याद आ गया मुझे न्यूमोनिक्स। तो देखिए जब घाट पे कोई व्यक्ति, जैसे बनारस का घाट है, ठीक है, बनारस के घाट पे आप देखिएगा ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शाम के समय में चले जाते हैं गंगा आरती देखने, और गंगा आरती या फिर ऐसे ही घूमने चले जाएंगे, और वहाँ जाकर जो है जो जितना भी खाना पीना खाएं वो डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, पचाएंगे। इट सेंस कि वो डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, मन भी लग जाता होगा उन लोगों को। सो यहाँ पे हमें याद करना है, तो हम लोग घाट पर जो जाकर क्या करते हैं, 50 मतलब पचाते हैं, 1850 पचाना इन द सेंस डाइजेस्ट एंड डाइजेशन। तो डाइजेशन 50 1850 बघाट घाट पे जाकर पचाते हैं, दैट इज़ 1850। चलिए ये याद हो गया। सतारा सबसे पहला, आंख बंद करके याद करिए कि सतारा सबसे पहले, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849। 50 में पचाता कौन था, तो घाट पर जाकर, इट्स बघाट। उसके बाद है आगे है उदयपुर। उदयपुर 52, उदयपुर जो है वो राजस्थान में है। तो उदयपुर 1852, ठीक है, 1852। अच्छा एक एक गाना है 52 गज का घूंघट। तो आपको पता है वो राजस्थान के ही रेणुका पनवार शायद उसका नाम है, आई डोंट नो, शायद राजस्थान या हरियाणा की है, राजस्थान की ही है, राजस्थानी ड्रेस पहन के ही जो है परफॉर्म करती है। तो तो उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में क्या चला था, 52 गज का, ठीक है, इट्स 52 गज का घूंघट। राजस्थान के की जो औरतें हैं वो महिला लोग 52 गज का जो है घूंघट लेके चलती है। मतलब किसी का वो नहीं, सबकी परंपरा है अपनी, तो उस पर मैं कुछ कहूँगी नहीं। तो 52 गज का जो घूंघट है वो कौन से कहाँ पे लेके चलते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है, उदयपुर, ठीक है, याद रखिएगा 52 गज। उसके बाद झांसी तो पता ही है, 1853 ईस्वी में जो है झांसी में 1853। और अब देखिए, अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको भी याद करवा सकती हूँ, ठीक है, कैसे। देखिए 1853, आपको पता है ना झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, मणिकर्णिका, वो तीर तीर खेलने में, मतलब तीर से मारने में, अंग्रेज़ों को तीर से हीरोज जो थे, हीरोज ने इनको बोला था कि यही जो है पूरे भारत में एक मैंने जो है महिला के रूप में एक जेंट्स को देखा, इस तरह का करके कुछ कोट किया था। तो ठीक है, और तो ये जो है तीर खेलने में, फिर निशाना लगाने में एकदम एक्सपर्ट थी। तो तीर से याद रखिए तिरपन, ठीक है, तिरपन, तीर आ रहा है, तीर का साउंड आ रहा है, तिरपन। और झांसी, झांसी की रानी क्या करती थी, तीर से निशाना लगाती थी। 2 बार रिपीट करते हैं, झांसी की रानी जो मणिकर्णिका थी वो तीर से निशाना लगाती, यानी 1853। उसके बाद है नागपुर, नागपुर 1854, ठीक है। अब है 54। अब है हाँ, नागपुर, नागपुर से साउंड कर रहा है नाग, नाग साउंड कर रहा है कि कोई नाग हो, स्नैक, ठीक। 54, तो जो नाग होते हैं वो जो नाग मान लेते हैं, नाग को नाग जो है कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। तो यहाँ साउंड आ रहा है ना, 54, वन, 54, इट्स 54, 54 ऐसे लिखा जाता है, तो लास्ट में साउंड हो रहा है वन का, तो वन यानी 54। नाग, नाग कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, वन मीन्स जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में ये होते हैं। अब एनाकोंडा से याद रखिए नाग, या फिर पाइथन से याद करिए कि वो लोग कहाँ रहते हैं। स्पेशली आप जो है अमेजन के जंगल को विजुअलाइज करिए कि वहाँ पानी पड़ रहा है, और फिर एनाकोंडा भी
जो हम लोग मूवी देखते हैं उसमें देखते हैं कि एनाकोंडा पानी पड़ रहा है, जंगल वन है पूरा घना, वहाँ पे नाग है। ठीक है, तो इतना साउंड ठीक है, मतलब नाग कहाँ रहेंगे, वन में, तो वन मीन्स चौवन। ठीक है, उसके बाद है अवध। आपको पता ही है कि अवध ही जो है, अवध को कुशासन के आधार पर जो है 1856 में मिला लिया था। और ये वैसे आपको याद होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर मुझे एक फ़नी सा न्यूमोनिक्स याद आया। तो अवध जो है ना, पहले तो बोला था कि जिसके पास जो है जिसके पास उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको हम जो है अपने हड़प नीति के अंतर्गत मिलाएंगे। लेकिन अवध को जो है ज़बरदस्ती भाई इसको कुशासन के आधार पर जो है ही बोला कि नहीं, इसको हम मिलाएंगे। और 56 इंच का सीना मोदी जी के बारे में मीम बनता है, तो याद रखिएगा। और ये भी देखिए, वध वध से ये भी है, 56 इंच का सीना चाहिए किसी का वध करने के लिए। यानी जो जो मतलब अगर माइथोलॉजी देखे तो बहुत सारे देवी देवता जो भी थे उन्होंने जो है राक्षस का वध किया था। 1800 मतलब 56 इंच का सीना था, यानी इन द सेंस कि उन लोगों को बहुत हिम्मत था, इसी वजह से राक्षस का वध कर पाए। ठीक है, 1856 यानी 56 इंच का सीना। आई होप कि ये सब सारा ही पूरा आपको याद हो गया होगा, जितने भी यहाँ पे हड़प नीति के अंतर्गत मिलाया गया था। और आपको अभी लग रहा है कि नहीं याद हुआ होगा, लेकिन आप फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो गया होगा। मुझे खुद भी इसी तरीके से याद होता है, क्योंकि ये सब चीज़ इतना याद ही नहीं कर सकता है कोई भी ह्यूमन माइंड, इतने डेट और चीज़ों को रिलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा तो सिलेबस है नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ है याद करने को। सो इस तरह से आप ट्राई करिए, आपको याद हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अब है देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, मैस्ट्रेली इनएक्टिविटी में की नीति किसने अपनाई थी? तो जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, जॉन लॉरेंस ने किस चीज़ का, चतुराईपूर्ण जो है इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता के सिद्धांत को वो किया था। सो उसके बाद है ये हो गया। उसके बाद है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय जो है, 1857 के युद्ध के समय लॉर्ड कैनिंग ही जो है यहाँ के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति के बाद ही जो है, 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन की जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है सत्ता की। तो याद रखिएगा उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, उसके बाद है 1861 में जो है इंडियन पीनल कोड जो है 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करिए। आपने सुना होगा आईपीसी के तहत, मूवी में भी देखा होगा कि आईपीसी के सेक्शन इसके तहत इसको ये सजा हुई, वो सजा हुई। तो मान लेते हैं कोई पूछ दिया, भाई तुम इतना आईपीसी आईपीसी बोल रहे हो, बताओ कि कब आया था आईपीसी? तो सबसे पहले 1861 में आया था आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड। किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग। अब पता ही है 1857 में जब कैनिंग था तो 61 में भी होगा ही, तो 1861 में जो है इंडियन पीनल कोड आया था। और बीपीएससी के मेंस में भी आप देखेंगे तो जो 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था मेंस, तो उसमें भी 1861 के जो है एक्ट के बारे में पूछा गया था। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो हर एक चीज़ को रिलेट करके, ये नहीं कि अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको जहाँ से कोई भी फैक्ट आपको याद हो उस चीज़ को वहीं याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपको कभी ना कभी हेल्पफुल आपके लिए हो जाती है। बहुत सारे आपने 70th बीपीएससी ही जो मैंने दिया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल थे, जैसे जो ज्योग्राफी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत मतलब
जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, कभी आया ही नहीं था उस तरह की उस टॉपिक से, लेकिन वो जब आ गया ना तो प्रीलिम्स में जितने भी फैक्ट पढ़े हुए थे उसी को जोड़ कर ऐड ऑन करते हुए उसको आंसर लिखना पड़ा था। तो और इसी तरह सभी ने लिखा था। तो यही चीज़ है, हमेशा आपको, हमेशा कोई भी फैक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो वो सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं, आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा, मेंस में भी लिखेंगे। तो जैसे कि 1861 है, 1861 के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि भारतीय दंड संहिता जो है किसके कार्यकाल में आई थी, तो लॉर्ड कैनिंग। अब 2 पॉइंट हमको मिल गया। 1861 का अगर मेंस में भी दोबारा से आता है, फिर कभी भी आता है या कोई पूछ भी दे, तो उस समय हम बोल सकते हैं ना कि ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद पॉइंट, बुलेट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। दूसरा जो है इसमें सबसे पहले इंडियन पेनल कोड जो है स्थापित किया गया था। तो ये सब चीज़ बहुत रिलेट करती है, इसको याद हमेशा रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। उसके बाद है राज उपाधि अधिनियम 1876। ये क्वेश्चन जो है 70th बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि जो है प्रदान की गई थी, ठीक है। इसको भारत की सम्राज्ञी भी इसको कहा जाता है कि भारत की सम्राज्ञी किसको घोषित किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को। कब किया गया था, तो 1876 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो 1876 में याद रखिएगा, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी और केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल, यही तो क्वेश्चन पूछा था 69th बीपीएससी में, यही तो पूछा था, लीटन के कार्यकाल से संबंधित कौन सा चीज़ नहीं है, जिसमें यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में दे दिया था। जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो इसके टाइम पीरियड का नहीं था, इसी वजह से वहाँ पे गलत हो गया था। तो देखिए जैसे लॉर्ड लीटन जो है, लॉर्ड लीटन के टाइम पे अकाल आयोग का प्रथम अकाल आयोग का जो है गठन किया गया था। हाँ, इम्पॉर्टेंट है, पूछ देगा। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है, अब देखिए इसको हम याद भी करवा देंगे अच्छे से। देखिए स्ट्रेची यानी कि जो अकाल में भुखमरी होता था, ठीक है, अकाल के समय में क्या होता था कि भुखमरी, गरीब सब लोग जो है एकदम वो दृश्य बहुत भयावह थी उस समय ब्रिटिश काल के दौरान, अकाल के समय में, जब एकदम इतने मतलब बिना खाना पीना के जो है बच्चे बूढ़े पूरे गिर जाते थे, और उनका जो रिब्स है वो रिब्स तक दिखता था, यानी वो चल उठ भी नहीं पाते थे, बॉडी ऐसा जो है पतला हो जाता था, एकदम उनको पोषित हो जाता था। तो उन लोगों को स्ट्रेचर पे लेटा लेटा कर जो है ये लोग छिपा देते थे कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है, कि लोग हमारे पे डाउट ना करें, ठीक है, क्वेश्चंस ना करें कि हम लोग सबके कितने शोषण कर रहे हैं। तो स्ट्रेची आयोग इससे रिलेट करिएगा कि स्ट्रेचर पे बिठा बिठा के लेके जा रहा था जो अकाल से पीड़ित जितने भी कुपोषित व्यक्ति मरे हुए थे, ठीक है। तो स्ट्रेची आयोग, ठीक। लीटन के समय में, लीटन के समय में लीट था, ये लीट कहते हैं ना, तो लीटन के समय में सबसे पहला स्ट्रेची आयोग 1880 में। 4 तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्ट्रेची आयोग का संबंध किस चीज़ से, एजुकेशन दे देगा, फिर बहुत सारे चीज़ें दे देगा, जैसे कि खेती दे देगा, फिर एजुकेशन देगा, फिर अकाल दे देगा, और भी सिंचाई दे देगा। तो आपको याद रखना है कि अकाल आयोग से संबंधित था लीटन। उसके बाद है, और ये भारत का प्रथम अकाल आयोग था। कब बना था ये भी याद रखिए, 1880 याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक हरिपन को माना जाता है। ये बहुत ही उदार व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए थे, और इन्हें जो है प्रेस का मुक्तिदाता भी शायद इन्हें कहा जाता है। लीटन ने लगाया था और इसने हरिपन ने जो है इसको वो किया था, कंटिन्यू कराया था। तो अस्थाई स्वशासन, ठीक है, उसके जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, याद रखिएगा। स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं।
देखिए थोड़ा धीरे चल रहे हैं, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमको याद करवाना है बस। अगर रीडिंग मार के अगर चले जाना होता ना 10 मिनट में ये वीडियो मैं ख़त्म कर देती, लेकिन मुझे याद भी करवाना होता है, तो इसी वजह से मैं इसको बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सिर्फ वीडियो देखना इज़ नॉट ए बिग डील कि वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट हो गया, नहीं, आपको याद होना चाहिए वो वीडियो के थ्रू, तभी तो वो हेल्पफुल होगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ब्रिटिश काल के में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो देखिए सबसे पहले 1816, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने एक तो पीवाईक्यू में भी देखा था, शायद झारखंड पीसीएस के पीवाईक्यू में देखा था, और एक मॉक में भी देखा था। ठीक, एक मॉक में भी मैंने देखा था, उसमें पूछा था कि नेपाल के अधिग्रहण जो है, सॉरी हाँ, नेपाल का अधिग्रहण किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये पूछा था क्वेश्चन, तो ये सब पूरा इम्पोर्टेंट है लिस्ट। नेपाल का जो नेपाल का अधिग्रहण यानी नेपाल को कब मिला लिया गया था, तो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन में, तो 1816। आपने सुगौली की संधि पढ़ी होगी ना 1816 में, तो सुगौली की संधि के तहत जो है एंग्लो नेपाल वॉर जो कंप्लीट हुआ था, सुगौली की संधि, उसमें उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ये भी पूछ सकता है सुगौली के संधि के समय किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखिए जो हाँ, इसको याद करवा देते हैं हम आपको अच्छे से। जैसे ये लॉर्ड हेस्टिंग है, नॉट वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग का समय काल जो था, टाइम पीरियड, वो 1773 सबके टाइम पे था, बट ये जो है 1816 है, 1816, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, अब नेपाल जो है वहाँ काठमांडू है। काठमांडू में अब देखिएगा कि वो पहले वहाँ पे राजा राज्य करते थे, और पशुपतिनाथ जो है, पशुपतिनाथ जो है नेपाल में ही स्थित है। तो अच्छा, एक कमेंट करिएगा कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो किस नदी के किनारे, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी वजह से नेपाल जो है, नेपाल में है पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ जो है भगवान शिव जी, लॉर्ड शंकर, उनका जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हस्ती है। हस्ती मीन्स समझते हैं ना कि उनका जो उनका उनका जो है लाइफस्टाइल, और फिर उनका पावर पोजीशन बड़ा होता है, तो उसको हस्ती हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत पावरफुल लोग हैं। तो नेपाल में, नेपाल से साउंड आ रहा है हमें, पशुपतिनाथ मतलब नेपाल में है, और हस्ती है बहुत बड़ा पशुपतिनाथ, भगवान जो शिव जी है, लॉर्ड शिवा, तो हेस्टिंग हस्ती, हस्ती। ठीक है, रिलेट करवा रहे हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। अभी याद नहीं, अगर आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे आपको याद आ जाएगा। बस निमोनिक्स याद रखिएगा। नेपाल में है पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ जो है हमारे लॉर्ड शिवा, वो बहुत बड़ी हस्ती है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी। और सुगौली की संधि आपको पता ही है 1816 में हुआ है, तो वॉरेन हेस्टिंग तो होंगे नहीं, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग है। उसके बाद है सिंध, 1843। ठीक है, 1843 लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, अब है सिंध। सिंध से ये साउंड क्या कर रहा है, सिंधु। कोई जो है, हाँ कोई जो है सिंधु नाम की जो लड़की है, ठीक है, वो जो है वो अपना वर ढूंढ रही है, वर, इट्स वर। ठीक है, ऐलान कर दिए कि तुम मेरे लिए वर, जैसे पहले होता था स्वयंवर होता था ना, तो वही सिंधु नाम की जो लड़की है उसने ऐलान कर दिया है कि मेरा वर ढूंढो और हम स्वयंवर करेंगे। तो याद रखिएगा कि सिंधु तो एलन बैरो यानी ऐलान कर दिया है कि वर ढूंढो, दैट इज सिंधु। कौन, सिंधु नाम की लड़की। अब नेपाल कोई लड़की का नाम तो है नहीं, भूटान कोई लड़की का नाम है नहीं, वर्मा कोई लड़की का नाम नहीं है, तो नाम अगर पूछा जाए कि सिंध को किसके द्वारा, किसने मिला लिया गया था, तो उसको 1843 में किसने किया था,
लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है, 1843 में 843, ठीक है, 143, दैट इज़ साउंड, ये बहुत निब्बा वाला साउंड है, निब्बा निब्बी वाला, 143 दैट इज़ जो भी होता है। तो याद रखिएगा, सिंधु नाम की लड़की है, ये वाला डेट भी आपको अब याद हो जाएगा, 143 लड़की वाला। सो ये फिर एलन मैरो यानी ऐलान किया था कि तुम मेरा स्वयंवर करवाओ, वर ढूंढो, ठीक। उसके बाद है भूटान, ठीक। उसके बाद है भूटान। भूटान के जो लोग होते हैं ना, बहुत बहुत शांति प्रिय होते हैं। और वो लोग जो है ना, वो छोटे छोटे लोग होंगे और हाइट उनकी कम होती है। मैं याद करवा रही हूँ, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, भूटान के लोग जो है छोटे छोटे लोग होते हैं। और मतलब लड़ाई पीट जो है उन लोगों को आता ही नहीं है। मतलब सबसे पहला जो खुशहाली सूचकांक है वो भूटान के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। वो लोग इतने हैप्पी होते हैं ना, वो लोग बता नहीं सकते हैं। वो लोग बहुत खुश रहते हैं। तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और बहुत खुश रहते हैं। तो वहाँ पे नो रॉस समझते हैं? रॉस मीन्स होता है एक दूसरे के प्रति जो है घृणा की भावना, लड़ाई करने का वो जो होता है, ये सब कुछ होता है। तो रेंस से होता है रिवेंज, याद है ना, रिवेंज लेते हैं लोग। तो यहाँ पे लॉरेंस है कि यहाँ पे जो है, यहाँ के लोग जो होते हैं भूटान के लोग, ये बिल्कुल भी जो है रिवेंज नहीं लेते हैं, रेंस नहीं लेते। रिवेंज और रेंस मतलब भूटान के लोग जो है बिल्कुल भी नहीं लेते हैं क्या, रिवेंज, ठीक। तो याद रखिएगा, रिवेंज नहीं लेते हैं। 1865, 1865, ठीक है, 1865, 6 और 5, 1865, 1865, 65, ठीक है। अब वर्मा है, वर्मा जी का लड़का जो है, कहते हैं ना वर्मा जी का, रोहित शर्मा को कहा जाता है शर्मा जी का लड़का, बहुत अच्छा खेलता है। तो शर्मा जी का भाई है एक वर्मा जी। और हमेशा कहता है ना कि ताना जो पड़ोसी देते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो भाई है वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करेगा, उसी के सामने उसी का जो है बुराई करेगा, लेकिन जो है दूसरे का वो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, एक है शर्मा, एक था वर्मा। अब शर्मा जी के लड़के जो थे, एक तिलक वर्मा है और एक रोहित शर्मा है। तो आपको पता ही है, तिलक वर्मा जो है अभी जो T20 चल रहा था उसमें वर्मा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाया। लेकिन रोहित शर्मा का जो है हमेशा बल्ला बोलता है। तो वैसे तो तिलक वर्मा भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन शर्मा जी के लड़के में जो है वो वर्मा जी के लड़के में नहीं है। दैट इज़ रोहित शर्मा में जो है वो तिलक वर्मा में नहीं है। सॉरी, तिलक वर्मा ही शायद उसका नाम था, तिलक वर्मा या तिलक शर्मा, आई डोंट नो, वर्मा ही था, ठीक। तो उसमें नहीं है, यानी डफर है कौन, वर्मा जी। वर्मा यानी शर्मा का जो भाई है वर्मा, वो थोड़ा डफर है, यानी डफरीन। वर्मा को किसने मिलाया था, तिलक वर्मा। याद रखिएगा, वर्मा जहाँ आएगा दैट इज़ वर्मा से साउंड करेगा शर्मा। शर्मा क्या था, रोहित शर्मा बहुत तेज़ थे, और जो तिलक वर्मा थे डफर थे, दैट इज़ डफरीन, ठीक। आई होप ये याद याद हो गया होगा। फिर से एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। नेपाल हमने क्या बताया था, पशुपतिनाथ जो है वो क्या है, बहुत ही बड़ी हस्ती है, वेरिन हेस्टिंग। उसके बाद सिंध है, सिंधु नाम की लड़की थी, 143, और ऐलान कर दी कि मेरा जो है वर ढूंढो, दैट इज़ मेरा स्वयंवर करवाओ। उसके बाद है भूटान, छोटे छोटे लोग होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे, मतलब खुशहाल रहते हैं, उनको कोई भी रिवेंज या रॉस नहीं होता है उन लोगों को, ठीक है। लॉरेंस, कोई भी उन लोगों को रॉस नहीं होता कि किसी से बदला लेना है, सबको माफ़ कर देते हैं। उसके बर्मा साउंड्स शर्मा, बर्मा जो है तिलक वर्मा डफर है शर्मा जी के आगे, दैट इज़
सिर्फ याद करने के लिए। 1885 ये भी याद रखिएगा, डफरीन का टाइम पीरियड था, तो डफरीन कब होगा, 1885 में होगा। चलिए बस ये हो गया। अब लास्ट है, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हो जाता है। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर था। आपने पीछे पढ़ा है 1849 में जो अमृतसर की, शायद अमृतसर की नहीं, किस चीज़ की संधि हुई थी, लाहौर की संधि 1849 ईस्वी में हुई थी। मैं भी याद ये लाहौर की, हाँ लाहौर की ही संधि हुई थी 1849 में, याद रखिए। उसी संधि के द्वारा जो है पंजाब का विलय कर लिया जाता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी थे, और ये 1848 से 1856 तक। ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सिर्फ अच्छा ही नहीं लगा होगा, बाकी आपको पूरा A to Z याद भी हो गया होगा। दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर रिवाइज़ कर लीजिएगा NCERT को, इस टॉपिक को, तो आपको सारा कुछ याद हो गया होगा, और जितने भी मेरे न्यूमोनिक्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।